हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का बनाया है वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पर जाके अब सभी वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका जो घटना चक्र होता है उसी का एक शॉर्ट नोट्स होता है, इसलिए हम आपको इस टाइप के नोट्स करवाते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पेपर के टाइम आप घटना चक्र को रिवीजन करें बार बार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कई पेजों को बहुत शॉर्ट में कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे, हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। सिर्फ वही चीज़ छोड़ा जाता है जो बार बार वहाँ पर क्वेश्चन आया रहता है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैप के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो पाए, ठीक है। इसका यही करवाने का एक ही मेरा मोटो रहता है कि आप बार बार रिवीजन कर पाएँ पेपर के समय। इस पीडीएफ को आप जाएंगे, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मर्ज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी में जो विषुवत वृत्त है और आपका कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ किस किस देश से गुजरती है, ये सब क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। यहाँ से आप चलते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं ये टॉपिक, ठीक है। जैसे हम अब देखते हैं अक्षांश के बारे में। पहले हम देखते हैं किसके बारे में, अक्षांश, जिसको आप लैटीट्यूड, मतलब जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई लाइन मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये लेटी हुई लाइन, ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइन है, ये दिख रहा होगा, ये है, ये देखिए दिख रही है, ये लेटी हुई जो लाइन है, ये इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। लेटी हुई लाइन को अक्षांश रेखा, लैटीट्यूड कहते हैं। और जो ये खड़ी खड़ी लाइन होती हैं, ऐसे देखिए, ये इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड में अंतर आपको समझते होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखा। अब विषुवत वृत्त से क्यों हम कर रहे हैं, देखिए ये विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त से अगर हम नीचे जाएंगे, ये ध्रुव तक जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है, चाहे जितनी भी रेखाएं, जितनी चाहे जितनी नहीं खींची जाएंगी, 90 रेखाएं खींची जाती हैं। कितनी, 90 रेखाएं खींची जाती हैं। और यहाँ से भी कितनी रेखाएं, 90 रेखाएं खींची जाती हैं। लेकिन क्या होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि 90 नहीं इंक्लूड करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है वो एक बिंदु के रूप में होता है, इसीलिए उसको ना इंक्लूड करके कितना इंक्लूड करते हैं, 89 इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ भी 89 इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं, कभी कभी पेपर में दे देता है दोनों को इंक्लूड करने को, बिंदु को भी इंक्लूड कर लेता है लाइन के रूप में, अब कभी कभी नहीं। तो यहाँ पर 89 हो गया, और यहाँ पर, और जो ये विषुवत वृत्त ये है, ये एक और ले लीजिए, तो कितना हो गया, 89 89 179 पूरा अगर मिलाते हैं तो 179। अभी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। जो आपके घटना चक्र में दिया था 179, वही हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन कई कई बार क्वेश्चन 180 दिया रहता है, 181 दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बिंदु है, ठीक है, तो इसीलिए 179 होता है। अगर हम बिंदु को भी काउंट कर लेते हैं तो 181 हो जाता है, क्योंकि 90 आपका इस साइड हो जाएगा और 90 इस साइड हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। और एक विषुवत वृत्त भी अगर हम जोड़ देते हैं तो 181 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे कि कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर किस टाइप के बना है, कि 180 आपको वहाँ पर ऑप्शन में आया है, 181 आया है, या 179 आया है।
अगर 179 ये दिया है तो मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को काउंट नहीं किया है। 180 आया है, इसका मतलब ये इक्वेटर को नहीं काउंट किया है। 90 इसको कर दिया है, 90 इसको कर दिया है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं इधर और इधर, ठीक है। अगर 181 दिया है मतलब इक्वेटर को भी काउंट कर लिया है, मतलब विषुवत रेखा को भी काउंट कर लिया है, और ये इधर 90 190। तो कई बार कई तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया ताकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं 180 दिया रहता है, कहीं 179 दिया रहता है। तो वो आपका नॉर्थ और साउथ पोल इंक्लूड करने के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। अब देखिए, शून्य अंश अक्षांश जो रेखा है वो जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये शून्य अंश देशांतर 0 डिग्री देशांतर, जो ये देखिए इसको ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये देखिए 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से होकर गुजरती है, माली से, बुर्किना फासो से, टोगो से, घाना से गुजरती है। तो इतने देश आपको याद रखना होगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, बुर्किना फासो, माली, घाना, टोगो, जहाँ से सबसे होकर गुजरती है आपका प्राइम मेरिडियन। अब आप पूछेंगे प्राइम मेरिडियन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको याद करने का एक ही तरीका है, ठीक है। मतलब कब लाया गया था, ये एक मतलब ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया गया है, ये मानव के द्वारा ही सभी कुछ निर्मित की गई हैं जितनी भी, चाहे आपका ये अक्षांश रेखाएं हो, चाहे देशांतर रेखाएं हो, चाहे 180 अंतर्राष्ट्रीय रेखा हो, चाहे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो, सब कुछ मानव के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 1884 में 85 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फर्स्ट, और 84 याद कर लीजिएगा, एक साल पहले, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि याद रहे। अब देखिए ये दोनों कहाँ मीट होती है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको जो इस साइड दिख रहा है ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इस साइड आ रहा है नीचे। तो ये एक जगह कहीं तो मीट होगी। मान लीजिए कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो एक जगह ये कहीं मिलेंगे। तो जो कहाँ मिलते हैं, ये गल्फ ऑफ गुनिया में मिलते हैं। गल्फ ऑफ गुनिया, गुनिया की खाड़ी में मिलते हैं, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? गल्फ ऑफ गुनिया में मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। मीट ईच अदर, गिनी की खाड़ी, अटलांटिक। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये दोनों किस महासागर में मिलते हैं, तो अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। अगर खाड़ी पूछे तो गल्फ ऑफ गुनिया की खाड़ी में मिलते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पूछूं दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, यहाँ अगर इसको बात पूछा जाए कि यहाँ पर दूरी कितनी होगी दो अक्षांशों के बीच, तो 111 किलोमीटर दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना? 111 किलोमीटर होती है, ये याद रखेंगे। अब देखिए चिली देश का सबसे लंबा उत्तर और दक्षिणीय अक्षांशीय विस्तार है, लगभग 17 डिग्री से 56 डिग्री के दक्षिण के बीच में। अब देखिए चिली देश की बात कर रहे हैं हम, बड़े वाले मैप में देख लेते हैं। ये देखिए चिली देश, अगर चिली देश देखते हैं, चिली कहाँ से, ये देखिए आपका जो आपका इस कलर का है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होते होते हो यहाँ पर। तो यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार होगा ना, अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही है। तो अगर आप कहेंगे कि हम कितनी रेखाएं, ये मतलब मान लीजिए सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, स्टेयर है, तो स्टेयर यहाँ इतनी स्टेयर है, तो ये अक्षांश कह रहा है हम कितनी स्टेयर चढ़ सकते हैं। तो कितने स्टेयर, मान लीजिए ये स्टेयर, ये देखिए पूरा स्टेयर चढ़ा। अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना यहीं तक आता है, ठीक है, ये देखिए अर्जेंटीना। तो
कौन ज़्यादा अक्षांश आपका पास करता है? चिली, यही याद रखेंगे। 17 से और 56 के बीच में पास करता है। ये देखिए 17 डिग्री से 56 के दक्षिण के बीच पे ये पाप। दक्षिण क्यों लिखा गया है? यहाँ देखिए 17 दक्षिण और 56 दक्षिण। पेपर में आ जाएगा 17 उत्तर 56 दक्षिण। आप 17 56 याद किए लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। लगाना है 17 दक्षिण 56 दक्षिण मतलब साउथ दोनों लगाना है। अब देखिए कैसे हम साउथ करेंगे। अब देखिए ये आपका हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के जो इस साइड होगा, नीचे की साइड होगा, वो सब क्या होगा? वो साउथ में होगा ना। और ये जो इस साइड होगा वो नॉर्थ में होगा। अगर ये चिली यहाँ तक चला जाता, मान लीजिए यहाँ कोलंबिया तक चला जाता, तब यहाँ पर दोनों ही आ जाता। क्या ये मतलब नॉर्थ भी आ जाता और साउथ भी। ठीक है, तो ये नॉर्थ में चला जाता, लेकिन यह नॉर्थ में नहीं है, सिर्फ कहाँ पे चला गया है? ये साउथ में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 17 से 56 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर देशांतर लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं। अगर देशांतर विषुववृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जो डिग्री में मापा जाता है। देशांतर कैसे मापा जाता है? जैसे किसी देशांतर को खींचना हुआ। ठीक है, तो जब किसी देशांतर को खींचना हुआ तो उसको खींचते कैसे हैं? मान लीजिए ये है ऐसे। अब कोणीय दूरी के हिसाब से देखा जाता है। देखिए जैसे ये आपका पृथ्वी है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो ये देखा जाता है कितने कोणीय दूरी ये जा रहा है। ठीक है, तो इसके कोणीय लगभग 45 डिग्री पर, अगर इसे 45 तो 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब 45 66 जा रहा है तो 66 डिग्री। अच्छा वो हो जाएगा देशांतरीय। तो ऐसे ही खींचा जाता है कोणीय दूरी के हिसाब से। देशांतर विषुववृत्त वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देशांतर के बारे में देखते हैं। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। हम देशांतर की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। कौन क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर की विशेषताएं, लॉन्गिट्यूड की विशेषताएं, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं उनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अब देखिए देशांतर क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी लंबी होती हैं तथा बृहद वृत्त का भाग कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से लगभग आधी लंबी होती हैं सभी देशांतर रेखाएं। ठीक है, मतलब आपका ये इसका कहने का मतलब है जो ये भूमध्य रेखा जा रही है इसकी आधी, मतलब इतना यहाँ पे आ जाता है, इतना यहाँ पर। ठीक है, तो लगभग आधी लंबी होती है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा सभी देशांतर रेखाएं जिसके संबंध में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब कोई एक मतलब किसी चीज़ की अगर गणना करनी हो तो आप किसी एक सेंटर पॉइंट को लेंगे। तो कौन सा सेंटर पॉइंट लेंगे? यही सेंटर पॉइंट लेंगे। कौन सा? कि ये जो प्राइम मेरिडियन है जो अभी हम गिन रहे थे, इसी सेंटर पॉइंट से लेकर आप अगर इस साइड चलेंगे तो आपका समय बढ़ता रहता है। अगर इस साइड चल रहे हैं, ठीक है, किस साइड? इस साइड अगर चल रहे हैं तो आपका समय माइनस होता है, अगर इस साइड चल रहे हैं तो आपका समय प्लस होता है। ऐसे एक बार पूछ लिया था आईएएस के पेपर 2008 का क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे लाया हूँ मैं उस क्वेश्चन को। पूछा था कि समय को बढ़ते से घटते क्रम में मतलब लाइए। तो कुछ कंट्री ये प्राइम मेरिडियन के इस साइड का दिया गया था और कुछ कंट्री यहाँ का दिया गया था। तो कैसे पता चलेगा? जो इस साइड का होगा उसको प्लस में करिए और जो इस साइड का होगा माइनस में करिए। तो बढ़ने वाला जो इस साइड के कंट्री होंगे वो बढ़ने वाला, और जो जितने दूर होंगे उसका पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी मैं उसको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुववृत्त पर 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। क्योंकि जो आपका जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब ये इसको जो विषुववृत्त की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर देखिए ऐसे चल रहा है। अब यहीं यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर आएगा और कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, यहाँ देखिए एकदम जीरो ही हो जाएगा। तो यहीं की बात करें, क्योंकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों से इक्वेटर तक बढ़ती जाती है, फिर इक्वेटर से फिर ध्रुवों तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो फिर घटती जाती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर विषुववृत्त का ही बात करें तो लगभग 111.3 किलोमीटर। तो जैसे ये आपका अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सेम होती है, वैसे इसकी दूरी हर जगह सेम ना होके
इक्वेटर पर अगर देखा जाए तो 111.3 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो उसको तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे तो उसमें कोई वो नहीं है, हर जगह वो तो सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इक्वेटर पर 111.3 होता है, ठीक है, यहीं पर बीच में ही, ठीक, इतना आपको याद रखना होगा। पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, अगर मैं ऐसे खींचूं तो ऐसे ऐसे पूरे कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो एक 360 होती हैं। 80 इधर दिखता है, 80 पीछे दिखता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको लिए लाए हैं मैप। ये देखिए बेरिंग सी है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180। ये देखिए 8 जगह मुड़ा है, कहाँ कितना जगह मुड़ा है, 8 जगह मुड़ा है। तो ये देखिए पूरी तरह से ये क्या है, मतलब मुड़ते मुड़ते जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर दो समय ना दिखाई दे, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, जो आपका इंटरनेशनल डेट लाइन हुआ या आपका ये प्राइम मेरिडियन हुआ, जो आपका 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन पीछे जाता है और वो आगे रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है तिथि और समय का को बताती हैं, ठीक है। जो आपका ये देशांतर रेखाएं होती है, अगर मैं आपसे पूछूं देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर क्या होता है, तो आप देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर एक चीज़ क्या बताएंगे, तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं में यही बताइएगा कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपका तिथि और दिन का निर्धारण करती हैं, मतलब दिन तिथि और समय का निर्धारण करती हैं। जैसे 180 में यहाँ पर अगर इस साइड चले जाएंगे तो एक दिन इधर हो जाएगा, इधर चले जाएंगे तो मतलब एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है, इधर ज़्यादा इधर कम। तो यही होता है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि किस कौन सा समय कितने घंटे ज़्यादा है, कितने दिन कम है, ये सब होता है, ठीक है। चाहे ग्रीनविच का देखते हैं, कहते नहीं ग्रीनविच से हमारा 5.5 घंटे भारत आगे है, ठीक है। तो ये, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये तो देशांतर के बारे में पढ़ा, जो अक्षांश रेखाएं होती है जैसे हमारी पृथ्वी है, ये जो अक्षांश रेखाएं, सॉरी, ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये किसका निर्धारण करते हैं, ये टेम्परेचर का निर्धारण करते हैं, ठीक है, मौसम का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर आप रहेंगे, मतलब मैं ये दिखाता हूँ मैप, ये मैप दिखाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ अक्षांश रेखाएं, एक बड़ा वाला अक्षांश रेखाएं इक्वेटर यहाँ पे है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ देखिए गर्मी, आपको देखिए यहाँ पर सहारा मरुस्थल, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जलवायु का, टेम्परेचर का, ये सब निर्धारण होता है अक्षांश रेखाओं से। तो दोनों में यही अंतर है, एक से जलवायु, टेम्परेचर, मौसम, ये सब का निर्धारण होता है अक्षांश रेखाओं से, और देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है, ठीक है, चाहे वो दिन का हो चाहे घंटे का हो, ठीक है। तो चलते हैं, इतना चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मतलब बेसिक चीज़ें कोई पूछ ले तो आपको बताना ही पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अच्छा, ये नहीं देखा, 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा समय निर्धारण रेखा है, ठीक है, तो अभी हमने बताया वही है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री है, जो यहाँ से पास हो रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये प्राइम मेरिडियन है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। और जो ये वाला बता रहे थे इसी के साथ ये भी जाता है, ये 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 होती है, ये याद रखेंगे। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 0 आप लगा के चले आते होंगे, ठीक है, तो वो 0 मत लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 होती है और प्रधान मध्याह्न रेखा कितनी होती है, 0 होती है। ये दोनों में अंतर समझिएगा। सभी देशांतर रेखा अभी तो पढ़े हैं, अन्य देशों गणना की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो एक कहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 180 देशांतर रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो उसको आप प्रशांत महासागर से जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है,
उसको अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, या अंध महासागर, पेपर में एक बार पूछा था अंध महासागर, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, अंध महासागर। तो दोनों ही याद रखेंगे, कौन प्रशांत महासागर से होकर जाती है और कौन अंध महासागर से होकर जाती है। तो ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं विशेषता क्या होती है। गोलोक को दो बराबर भागों में विभाजन करता है कौन? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के बारे में बात कर, इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़े वाले चाचा की बात कर रहे हैं, ठीक है, विषुवत रेखा। अन्य नाम इसको भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा अलग है, भूमध्य सागर अलग है। अगर भूमध्य सागर की बात करते हैं तो ये देखिए, इसको भूमध्य सागर ये बोला जाता है। दोनों में अंतर समझिएगा। भूमध्य सागर अगर बोला जाए तो ये सागर बोला जाता है, अगर भूमध्य रेखा बोला जाए तो ये इक्वेटर जो होता है इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। फिर हम एक छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ में वहाँ पर कन्फ्यूजन न हो, किसी भी वर्ड में। कुल लंबाई कितनी होती है? तो कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर होती है। वार्षिक तापांतर, मतलब यहाँ से अगर पृथ्वी है तो ये इसकी लंबाई ये पूछ रहा है, ठीक है, 40,090 किलोमीटर। देखिए, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं है कि अभी दोपहर में टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और रात में आ गया 10 डिग्री, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक समान बना रहता है, जितना रहता है लगभग 30 से 32 ऐसे ही बना रहता है, वहाँ पर सेम ही रहता है तापांतर, ठीक है। संबंधित स्थित देश कुल 13 देश हैं इससे संलग्न, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए, इक्वेटर कहाँ से पास गुजरती है? तो इक्वाडोर से। इक्वाडोर से प्रवेश करती है। दोनों आ गया तो दोनों याद रख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया इक्वाडोर। ये एक मिनट, इसको मिटाते हैं। ये इक्वाडोर है। इक्वेटर से देखिए कहाँ से पास हो रही है, एक मिनट, ये पास हो रही है इक्वाडोर से। इक्वाडोर के बाद ये कोलंबिया में भी जाती है, इक्वाडोर पे जाती है, फिर कोलंबिया में जाती है, फिर यहाँ पर ब्राज़ील में जाती है, ठीक है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 देश यहाँ पर याद करेंगे। सब कुछ कितने देश हमने बता रहा हूँ? 13 देश यहाँ पर बता रहा हूँ, 13 देश, तीनों देश यहाँ, 3 देश कितना याद करवाया हमें? 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। अभी इस साइड में देखे हैं, और देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देश है साओ टोम प्रिंसिपी। ये देखिए साओ, ये चौथा नंबर का हो गया। इसके बाद गैबोन। अगर अफ्रीका के मतलब एकदम अंदर इंटर करना है तो वो गैबोन में इंटर करती है। गैबोन में इंटर करने के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दोनों नहीं छोड़ेंगे। रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद युगांडा यहाँ आएगा, केन्या, सोमालिया। यहाँ 3 इधर याद कर लीजिए, 6 यहाँ से गुजर रही है, 3 इधर याद कर लीजिए, 3 इधर याद कर लीजिए। तो गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक, 3 हो गया। अब इधर युगांडा, केन्या, सोमालिया याद कर लीजिए, बस आपका तो याद ही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इधर, यहाँ पर मालदीव, ठीक है। ये थोड़ा सा बिगड़ गया था बच्चा, ये थोड़ा सा अब सही हो रहा है, ठीक है, मालदीव। अब देखिए, मालदीव हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया? मालदीव के बाद इंडोनेशिया और किरीबाती लास्ट में, ये है किरीबाती, किरबाती से होकर गुजरती है। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़े हैं हम। इक्वाडोर पढ़े, कोलंबिया पढ़े, ब्राज़ील पढ़े। तो ये कौन सा है? साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका की। साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये साउथ अफ्रीका, वो मतलब अफ्रीका में पढ़े, ठीक है, अफ्रीका में इसको पढ़े। साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब देखिए इधर कौन सा? मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। ऐसे जैसे हमने लिखा है इसी वे में पढ़िएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। कोई ट्रिक मत लगाइएगा कि ये चप्पल जूता वाला जो ट्रिक बनता है वो सब मत लगाइएगा, सिर्फ यही पढ़िएगा, ठीक है। 3 को एक साथ याद करिए। मैप याद रख करिए, मैप, यहाँ पर मैप देखिए, मैप में देखिए इक्वाडोर है, इक्वेटर से लिखा है इक्वाडोर, तो इक्वेटर में ही प्रवेश करेगा, पेरू में नहीं जाएगा। ये एक, इसके बाद कोलंबिया और ब्राज़ील, तीनों यहाँ याद कर लीजिए। इसके बाद अपना दिमाग, माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है उसको कहाँ पे ले जाइए? ये अफ्रीका में ले जाइए। अफ्रीका में एक
छोटा सा द्वीप है वहाँ पर, साओ टोम प्रिंसिप याद करिए। फिर गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा याद करिए, केन्या और सोमालिया, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया। फिर 3 लास्ट में याद कर लीजिए, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। इसी मेथड में याद करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा कौन सा किधर से गुजर रहा है, ठीक है। अब देखिए IAS 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से शहर दिए थे, सिटी दिए था। यहाँ कोलंबिया दिया, वो कोलंबो दिया था, और मनीला दिया था, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और ये मलेशिया दिया था, वो सॉरी सिंगापुर दिया था, और जकार्ता दिया था। पूछा था कि इन समय भूमध्य रेखा के निकट सबसे कौन होगा। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा, ये देखिए ये जा रही है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अगर कोलंबो की बात करें देखिए कितनी दूर है, जकार्ता देखिए कितनी दूर है, मनीला की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है देखिए जा रहा है ऐसे, और सबसे नज़दीक यही सिंगापुर है। तभी इस PDF को भी आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, ताकि आप मैप के थ्रू अगर मैं आपको ऐसे भी लिख देता, ठीक है, एक थ्योरी के फॉर्म में लिख देता, तो आप उतना ना समझ पाते, ठीक है। लेकिन देखिए हमने थोड़ा सा मेहनत आपके लिए किया हूँ, इसीलिए कि आप सब प्यार देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, और यहाँ पर सिंगापुर याद रखेंगे। कौन सा, सिंगापुर सबसे नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा में के सबसे निकट कौन सा है, सिंगापुर। IAS 2008 का क्वेश्चन आया है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं ग्लोब पर बृहद वृत्ति, ठीक है, विषुवत रेखा बृहद वृत्त है, ठीक है। अगर मैं आपसे, ये क्वेश्चन आया था कहाँ पे आया था, कहीं ये भी IAS में ही आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया था। देखिए कोई भी अगर आपको यहाँ पर नोट्स दे दिया जा रहा है, PDF दिया जा रहा है, तो चाहे जितना टफ क्वेश्चन रहे मैं उसको लाता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन मैं छोड़ दिया और पेपर में आ गया तो आप ही कहेंगे सर कि आपने जो पढ़ाया था नहीं। इसीलिए मैं, चाहे व्यू जाए या ना जाए डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे ये चाहिए कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए वो यहाँ से आपके नोट्स से आए, ठीक है। और मैं इसको बिलीव आपको दिलवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से पेपर आएगा। अगर विश्वास ना हो तो RO का जो पेपर हुआ था वो हमारे वीडियो से देख लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमने एक वीडियो भी बना दिया है, बता भी दिया हूँ कितने क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्लोब पर बृहद वृत्त, ठीक है, ग्लोब पर बृहद वृत्त कौन होता है, विषुवत रेखा बृहद वृत्त होता है, मुख्य देशांतर रेखा बृहद वृत्त होता है, 60 अंश पूर्वी देशांतर रेखा बृहद वृत्त होता है, बट 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए अगर मैं कहूँ ये जो आपका दिख रहा है तो ये तो बृहद वृत्त है, लेकिन जो ये रेखाएं होती हैं, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए बृहद वृत्त मतलब बड़ी रेखाएं। तो ये ग्लोब पर जो होती है, ये जो रेखाएं मेन रेखाएं, ये तो बृहद वृत्त होगी। और जो ये रेखाएं आ रही हैं नीचे, ठीक है, ये जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड जितनी होती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये देखिए जो आ रही हैं ये रेखाएं, ये नीचे से ऊपर से नीचे लंगिट्यूड, वो सब बृहद वृत्त होती है। लेकिन बृहद वृत्त में अगर अक्षांश की बात करें तो सिर्फ 0 डिग्री जो होती है यही बृहद वृत्त होती है, और सब बृहद वृत्त नहीं होती है, ठीक है। ग्रेट सर्किल जिसको आप बोलते हैं, तो ग्रेट सर्किल सिर्फ अक्षांश में देखा जाए तो 0 डिग्री ही होती है, और जो होती हैं वो 0 ग्रेट सर्किल नहीं होती। लेकिन देशांतर रेखाओं में सभी ग्रेट सर्किल होती है, ठीक है। तो ग्रेट सर्किल क्या होती है, सभी होती है, लेकिन 0 डिग्री में सिर्फ यही होती है, 0 डिग्री ही सर्किल होती है। इक्वेटर अगर अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री ही होती है और सब नहीं होती। तो यहाँ देखिए विषुवत रेखा सर्किल होती है, जो इक्वेटर होती है, ग्रेट सर्किल होती है, मुख्य देशांतर रेखा होती है, एक मतलब जो ग्रीन बीच में रेडियन टाइम बोल रहे हैं वो, और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी आपका चाहे यहाँ 60 रहे चाहे 70 रहे, सभी ग्रेट सर्किल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बट 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त नहीं है, मतलब 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये पूरा आपका बृहद वृत्त नहीं है ग्लोब पर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त नहीं होती, सिर्फ एक ही होती है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। शून्य अंश अक्षांश रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित होते हैं। तो ये तो अभी हम बता चुके हैं। अब देखिए, अब कर्क रेखा की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ अब कैंसर की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। नॉर्थ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर है। इसके अगर ऊपर रहेगा तो नॉर्थ, इसके नीचे रहेगा तो साउथ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये इसलिए नॉर्थ लिखा गया है। 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से गुजरती है, जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर स्थित नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि क्या ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप 2 स्थानों के बीच दूरी न्यूनतम दूरी नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये जिग जैग के फॉर्म में चलता रहता है, मोड़ के फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए न्यूनतम दूरी नहीं आपका, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं 111 होता है। ठीक है, 111.3, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समर सोलेस्टिक 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ से ये कर्क रेखाएं पास होती हैं। इक्वेटर ज़्यादा पूछा जाता है, कर्क रेखाएं उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था तो आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर सॉरी, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो हवाई द्वीप यूएसए, जो हवाई द्वीप है यूएसए का, वहाँ से ये गुजरता है। ठीक है, ये देखिए 23.5 डिग्री, यहीं पर आपका ये हवाई द्वीप है, यहीं पर यहीं से गुजरे। ये देखिए मैक्सिको से, बाहामास से, ठीक है, बाहामास से, वेस्टर्न सहारा से सॉरी, और देखिए मरितोनिया से, माली से, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पर यूएई, ओमान, सऊदी अरब, नाइजर, ईरान से नहीं गुजरता, याद रखेंगे। इंडिया से गुजरता, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चाइना से, ताइवान से। ठीक है, तो ये देखिए हवाई द्वीप से बाहामास, मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका में 3 याद रखेंगे, हवाई द्वीप, बाहामास, मैक्सिको। अफ्रीका में देखते हैं मारितोनिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर और सुदूर का सीमा स्पर्श चार्ट। ठीक है, तो चार्ट से भी थोड़ा सा शेयर कर देता है, इसलिए नॉर्थ में इधर दे दिया। ये देखिए यहीं पर आपका ये चार्ट, यहाँ पर चार्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन चार्ट से भी आपका शेयर करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो चार्ट से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बॉर्डर शेयर करता है, तो ये याद रखेंगे चार्ट से। ठीक है, माली, नाइजर, ये याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। अब देखते हैं, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये एशिया द्वीप की बात कर रहे हैं, और ये बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ये तीनों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश, चीन, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, म्यांमार से होकर गुजरती है। तो ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, किसी जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। ठीक है, अगर किसी जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचना है तो यात्रा किसके सापेक्ष करनी होगी? देशांतर के सापेक्ष करनी होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये देखिए पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर वहाँ दिखाता हूँ। चले पहले यहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील से होकर गुजरती है ये मकर रेखा। और अफ्रीका में कहाँ से होकर गुजरती है? तो नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से होकर गुजरती है। ये ओशिनिया, ओशिनिया कहाँ होता है? जो ऑस्ट्रेलिया के पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ को कुछ देश हैं। ठीक है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, तीसरी ऑस्ट्रेलिया इस साइड जो देश है वहीं पर ओशिनिया होता है। ठीक है, टोगो, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का अधिकार है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
फ्रेंच पोलिनेशिया में फ्रांस का अधिकार है, याद रखिए यहाँ ये नहीं रहेगा, ये फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। टोगो, फ्रेंच पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये ओशिनिया से है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण थोड़ा तथ्य देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 मंथ, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है 21 और 22 जून को, ठीक है। वो 20-21 जून को या 22 जून को, मतलब इसी के बीच में होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो उस दिन योगा दिन होता है, योगा डे होता है 21 जून को। तो सभी लोग आराम से योगा करते हैं, क्यों? क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली कौन सी रेखाएं होती हैं? विषुवत तथा मकर रेखा जो होती है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली होती हैं। कौन सी? दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखाएं भी गुजरती हैं, मकर रेखाएं भी गुजरती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए मैं उसको दिखाई देता हूँ। देखिए इक्वेटर ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो मकर रेखा, तो ये दोनों किससे होकर गुजरती हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों किससे होकर गुजरती है? तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए यहाँ पर गुजर रही है ये, और ये गुजर रही है, और नीचे ये कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है। इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों गुजर रही, तो तीनों कहाँ से गुजरती हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तब देखते हैं यहाँ पर मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए चिली में से गुजर रही है, ब्राज़ील से गुजर रही है, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, तीनों जगह से गुजर, 4 जगह से, ठीक है। ये देखिए ब्राज़ील से गुजर रही है, पराग्वे से गुजर रही है, और बोल्विया से मत गुजारिएगा, ठीक है, और अर्जेंटीना से गुजर रही है, और ये चिली से गुजर रही है, ठीक है। जो उरुग्वे और बोल्विया यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। उरुग्वे, बोल्विया नहीं गुजरती है इतना। अब इधर देखिए नामीबिया से गुजरती है, नामीबिया के बाद बोत्सवाना इंटर करती है, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। मोजाम्बिक यहाँ जाता है, ये देखिए मोजाम्बिक यहाँ जाता है, ये बोत्सवाना, अफ्रीका, जिम्बाब्वे मत रखिएगा, ठीक है। तो ये तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। मकर रेखा पर स्थित यही देश हैं सब, और ऑस्ट्रेलिया, टोगो, फ्रेंच पोलिनेशिया इस साइड यही सब देश हैं, ठीक है। अब देखिए मकर संक्रांति 21-22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, 23 डिग्री। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, याद रखिएगा। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि पूरब से सूर्य भगवान निकलते हैं तो पूरब से पश्चिम घूमेगी, नहीं, हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। जो शुक्र होता है वो इसका उल्टा चलता है, शुक्र और यूरेनस इसका उल्टा चलते हैं। वो कब क्या करते हैं? ये पूरब से पश्चिम को घूमते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है, घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है, अपने अक्ष पर जो घूमते हैं। 20 और 21 मार्च को वसंत विषु होता है, ठीक है। जो वसंत विषु होता है ये 22 दिसंबर और 22 और 23 सितंबर को शरद विषु के समय के बराबर होता है। दिन और रात दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हमारे इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 20-21 मार्च को दिन रात समान होते हैं। अगर साउथ हेमिस्फीयर में बात करें तो 22 और 23 सितंबर को क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं, ठीक है, मतलब दिन और रात दोनों समान होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों के यह सुझाव दिया था आटो स्मिड ने। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह सुझाव आटो स्मिड ने दिया था, ठीक है, स्मिड है ये, याद रखेंगे, ये आटो स्मिड ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया?
उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है प्लाइस्टोसीन युग में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये जितने भी सागर हैं इनका। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, कब दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो यह स्थिति क्या होगी? ठीक है, यह स्थिति क्या होगी? तो याद रखेंगे, तो उसमें आंसर यही दिया था, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से आगे है, तो काहिरा है कहाँ पर? काहिरा मिस्र में है, मिस्र की राजधानी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच यहाँ से जा रही है और इसके आगे यहाँ पर पड़ जाता है ये काहिरा। ठीक है, ये काहिरा जब पड़ जाता है, करें 2 घंटे आगे है, तब 2 घंटा क्या कर देंगे, एक एक देशांतर मतलब अगर आप 1 डिग्री दूरी तय करते हैं तो 4 मिनट का लगता है, तो कितना 2 घंटा, तो 2 घंटा में कितना होता है, 120 मिनट होता है। तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 30 मिनट, 30 डिग्री। तो हमको जो ऑप्शन में कभी 28 वहाँ दिया था और ये 2 जगह 28 दिया था, 2 जगह 30, तो हमको तो पता चल गया 30 ही होगा आंसर। तो हम अब देखिए, दूसरा ये उल्टा दिया था, वहाँ तक पूर्वी और पश्चिमी देशांतर लिखा था। तो हमेशा याद रखेंगे, ये ग्रीनविच से हम पूर्व की साइड चल रहे हैं ना, तो ये पूर्व, ऐसे ही आप निकल सकते हैं। तो यह कुछ यहाँ पर 30 डिग्री, ये याद रखें, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, 30 दूरी दूरी करने में 30 गुणे 4 बराबर 120। तो ये मतलब आप यानी 2 घंटे लगता है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर आंसर होगा, आप घटना चक्र उठाइएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर 2 घंटा लिखा गया है, तो 2 घंटा को हमेशा जितने भी घंटा लिखा रहे तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका आंसर जो ऑप्शन में दिया गया उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ कहना क्या है। 28 जहाँ दिया रहेगा, 2 जगह 28 दिया था, मैंने 2 जगह काट दिया। 30 दिया था, 30 दिया था, एक जगह दिया था पूर्वी देशांतर, एक जगह दिया था पश्चिमी देशांतर। अब पूर्वी को हम तो काट ही दिए, वो सॉरी पश्चिमी को हम काट दिए, क्योंकि हमें ये पता है कि काहिरा कहाँ है। काहिरा, ये अगर आपको मैप पता है तो आपको ये तुरंत कर लेंगे, कोई इसमें वो नहीं होगा। अगर मैप नहीं पता होगा तो गलती कर सकते हैं। हमें पता है कि ये देखिए यहाँ पर जा रहा है ये ग्रीनविच मेरे। अब काहिरा कहाँ पर है, ये देखिए काहिरा, ये देखिए कायरो यहाँ पर है, तो पूर्वी जा रहा है ना, पूर्व साइड जा रहा है ना, तो पूर्वी देशांतर लगा दीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ बनाना है। कब बनेगा, जब आपको मैप पता होगा। ठीक है, मैप आपको पता होगा तो लगभग 70% क्वेश्चन ज्योग्राफी के वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे से पीछे। अब देखिए वही क्वेश्चन जब मैं बता रहा था, इसमें ऑप्शन में दिया था जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा। ग्रीस मतलब यूनान की बात कर रहे हैं, कोस्टा रिका की बात कर रहे हैं। पूछ रहा था कि आगे से पीछे कौन सा होगा, तो यही जो आपका दिया गया है ये आगे से पीछे होगा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से अगर इस साइड देखेंगे तो 9 घंटा कौन सा आगे है, ये जापान है। ठीक है, ये जापान लिख दीजिए, ये जापान, तो जापान 9 घंटा आगे है। अगर इराक की बात करें तो इराक 3 घंटा आगे है। ठीक है, मतलब ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे हैं हम भारत के लोग। 2 घंटा ग्रीस भी आगे है। ठीक है, ग्रीस ये देखिए यहाँ पर ग्रीस है। ठीक, एथेंस जिसको यूनान एथेंस। अब देखिए और किसकी बात कर रहा था, जापान की। तो जापान देखिए कितना आगे है, यहाँ से वहाँ से कितनी दूरी, बहुत दूरी पर, 9 घंटा यहाँ पे आगे है। ठीक है, 9 हावर्स। अब यहाँ पर क्या इराक की बात कर रहा, तो इराक कहाँ पे है, इराक यहाँ पर, सीरिया इराक। ठीक है, यहीं पर डेमेकस। ठीक है, तो ये नीचे बगदाद वाला। ठीक है, तो ये इराक, ये प्लस 3 घंटा आगे है। तो ग्रीस, इराक और ये अब देखिए निगेटिव में कौन जा रहा था, तो निगेटिव में कोस्टा रिका ऑप्शन में था। ये देखिए कोस्टा रिका है, यह ऑप्शन में था। क्यूबा ऑप्शन में था क्या, एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन में था। हाँ, क्यूबा भी ऑप्शन में था। तो ये देखिए क्यूबा निगेटिव में तो जाएगा ना, क्योंकि ये ग्रीनविच से इधर जा रहा तो निगेटिव में जाएगा। तो मैं अगर आपसे गिनती दूं कि कौन सी गिनती में आगे होगा, तो आप तो बता ही देंगे कि 9 सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर 3, फिर 2, फिर सबसे उससे छोटा कोई
-5 उससे एकदम छोटा तो -6, मतलब माइनस जितना रहेगा उतना छोटा ही जाता है ना। तो ये ऐसे ही IAS 1995 में क्वेश्चन आया था। अगर आप इसको कोई इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा पेपर में। अब देखिए यहाँ पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए बार बार इक्वेटर पर क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में देखिए कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई अपने व्यक्तित्व मतलब कई नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपके घटना चक्र में था तो इसलिए मैं तो लिख ही दिया हूँ। ग्रहाण अगर नहीं लिखता तो हो सकता है, मैं इसीलिए लिख देता हूँ सब चीज़ कि हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, IAS में ये क्वेश्चन आ गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई, ये किसने किया था, ओ स्मिथ ने 1999 में। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है पूर्व ग्रह परिकल्पना दे दे, या धूमकेतु टकराव सिद्धांत दे दे, किसने दिया, तो काम्टे डी वफन ने दिया। तो हर चीज़ें मैं इंक्लूड इसलिए करता हूँ ताकि आपका कुछ छूटे ना। ठीक है, तब भी मैं क्लिष्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए पूर्व ग्रह परिकल्पना किसने दिया था, प्रतिपादक गेराल्ड कुइपर थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सौरमंडल एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिकल्पनाएं दी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, पहले ऊपर वाला ही देख लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था, चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दिया था। उल्का परिकल्पना किसने दिया था, प्रतिपादक लाकियर थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वायव्य राशि की परिक्रमा किसने दिया था, इमरुल कांट ने दिया था। ये पूछा जाता है वायव्य राशि की परिक्रमा। दत्तारक परिक्रमा किसने दिया था, HN रासेल और लिलिंटन ने दिया था। ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफ्रीज ने दिया था। ये पिछले भी वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया था। स्पीड परिकल्पना किसने दिया था, प्रोफेसर SG बनर्जी ने दिया था। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसने दिया था, डॉक्टर हेनेस अल्फा वेन ने दिया था। घूर्णीय एवं ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था, रॉसगिन ने दिया था। अंतर तारकीय परिकल्पना दिया प्रतिपादक ऑटो स्प्रिंड ने दिया था। धूमकेतु टकराव सिद्धांत का तो ये तो बता दिए, काम्टे। बिग बैंग जॉर्ज लेमेंथियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, याद रख लीजिएगा। बिग बैंग सिद्धांत का किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर। निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, निहारिका परिकल्पना दिया था पियरे सिमान डी लॉपलास ने दिया था। नवतारा परिकल्पना F होयल तथा लिलिंटन ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जितनी परिकल्पनाएं हैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, धूमकेतु टकराव सिद्धांत ये सब, ताकि याद रहे वहाँ था। भूगर्भिक इतिहास के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रमुख कल्प, मतलब जो प्रमुख पीरियड आए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से सही है। कैम्ब्रियन कल्प की अगर बात करते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड की अगर बात करते हैं तो विशेषता क्या है इसकी, ठीक है, तो इसके सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था। तो किसमें, इसी कैम्ब्रियन काल में। तो सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास यहीं पर हुआ था, याद रखेंगे। स्थल भाग पर सागरों का प्रसार और उतार चढ़ाव हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ओडोविशियन कल्प में, ओडोविशियन का पीरियड में क्या हुआ था, पर्वत निर्माण प्रारंभ हुआ था। ओडोविशियन कल्प में सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होना, वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। सिलेरियन कल्प में क्या हुआ था, सिलेरियन पीरियड में विशेषताएं क्या था, बिना पत्ते वाले वनस्पतियों तथा स्थल का विकास हुआ था यहाँ पर। ठीक है, परवालों का सर्वप्रथम अगर विकास बड़े पैमाने पर विस्तार किस में हुआ था, सिलेरियन कल्प में हुआ था, सिलेरियन पीरियड में हुआ था। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था यहीं पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, शिवालिक श्रेणी का भी। अब यहाँ पर आप क्या पढ़े हैं, सिलेरियन कल्प। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेरियन कल्प पढ़े हैं और यहाँ ऊपर क्या पढ़े थे आप, यहाँ उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सिलेरियन कल्प है वो टर्सरी पीरियड है। ठीक है, टर्सरी पीरियड में ही ये आपका प्लायोसीन आता है। प्लायोसीन युग उसी में आता है, योसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन,
ठीक है, वो उसी टर्सरी ही पीरियड में आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो उसी का ही पार्ट है। ठीक है, चाहे आप इसको जैसे ही पेपर में अगर सिलेरियन कल्प दिया रहे, सिलोरियन कल्प दिया रहे तो सिलेरियन कल्प लगाइएगा, उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण। अगर ये ना दिया रहे तो आप क्या लगाएंगे, प्लायोसीन। प्लायोसीन ज़्यादा देता है कि इसका निर्माण किस युग में हुआ है, उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, शिवालिक, तो प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, वो उसी का इसी का पार्ट है प्लायोसीन। ठीक है, तो वो पार्ट में ना देकर यहाँ दे दिया था। ठीक है, तो मैं बता दिया, नहीं तो आप हो सकता है कन्फ्यूज हो। डोबिनियन कल्प, डोबिनियन पीरियड क्या होता है, ये टर्सर फोर्थ वाला पीरियड है। इसमें पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ज्वालामुखी, क्योंकि किसी दिन मैं ये पूरा जो आपका डिवीजन हुआ है पृथ्वी का, जैसे क्या कैसे पृथ्वी का ने, तो पूरी तरह से एक एक पार्ट का अलग अलग बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना, क्योंकि मैं अब यहाँ पर नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बताने का मतलब है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वही अगर बताने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, उसमें कई पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के एक अलग से एक पार्ट ही बना दूंगा। ठीक है, उसको अच्छे तरह से समझा दूंगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, पर्वत निर्माण की क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही है। विभिन्न प्रकार के मछलियों की उत्पत्ति के कारण ही इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। डोमिनियन कल्प को मत्स्य युग का, एज ऑफ फिश किस युग को कहा जाता है, डो डिवोनियन कल्प को कहा जाता है। किसको, डिवोनियन कल्प को एज ऑफ फिश। कार्बोनिफेरस कल्प बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बने हैं। पैंजिया और पैंथलासा, ठीक है, इसी में डिवाइड हुए थे। ठीक है, कार्बन फिल्म में, कार्बोनिफेरस कल्प में ही। ठीक है, अब देखिए ये पैंजिया क्या था, समस्त स्थल पिंड का एक स्थल भाग का एक जो समस्त रूप था वही पैंजिया था। ठीक है, मतलब जो आपका एक पैंथलासा बहुत बड़ा महासागर था उसको पैंथलासा कहा गया, और जो समस्त स्थल भाग था उसको क्या कहा गया था, वो पैंजिया कहा गया था। तो ये देखिए हमने मैप भी लाया है यहाँ पर, ये देखिए आपको पैंजिया दिख रहा होगा, और ये जो आपका ये वाला एरिया है इसको पैंथालासा कहा गया था। ठीक है, तो ये जब दोनों पैंजिया दो भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया में टूट गया, एक गोंडवाना में टूट गया। लॉरेशिया में कौन कौन से आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गए, अच्छा जी, एशिया यूरोप का भाग आ गया सब ना, और जो गोंडवाना में आ गया इसमें हम भी आ गए, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, तो ये वाले पार्ट में हम सब आ गए। ठीक है, तो 3 इधर टूट गए, इधर है। अब देखिए आज का जो अर्थ है ये इस टाइप का, ये तो जानते ही होंगे आप सब। ठीक है, तो इसी टाइप बन गया, तो हम सब किस में हैं, गोंडवाना भूमि के भाग हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए पैंथलासा, पैंजिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग को उसको पैंथलासा कर सकते हैं। जलीय भाग मत समझिएगा छोटा मोटा रहा होगा, जलीय भाग मतलब जितना आज सब डिवाइड है, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, तो वो सब एक मिला के सोच सकते हैं कितना, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा। ठीक है, लॉरेशिया में कौन कौन से भाग आते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग आया था कुछ। ठीक, अब देखिए गोंडवाना में कौन कौन से भाग आए हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, अब पाकिस्तान को लेके सब कुछ, श्रीलंका को लेकर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का अंटार्कटिका। ठीक है, और अंटार्कटिका भी इसी में आता है गोंडवाना में। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए पार्मियम कल्प कौन सा होता है, पार्मियम कल्प, पार्मियम कल्प की अगर बात कर रहे हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव इसी में हुआ था। ठीक है, स्थलीय जीवों की संख्या और प्रजातियों की तीव्र वृद्धि हुई थी। राजस्थान के थार का मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। तो राजस्थान के जो मरुस्थल का मतलब या थार का मरुस्थल का जो बना है वो किसका है, ये प्लेस्टोसीन का है। याद रखें किसका, प्लेस्टोसीन में ही थार का मरुस्थल बना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है किस पीरियड में बना है, तो प्लेस्टोसीन में बना है, याद रखेंगे पूरी तरह से। ठीक है, सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ था। ठीक है, किसमें, सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ था। ट्रियासिक कल्प की विशेषताएं क्या हैं, ट्रियासिक कल्प की, तो इसी की विशेषता है कि सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ था। स्थल पर रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ था। ये देखिए रेप्टाइल है ये। अब इससे क्या हुआ था,
जो आपके माता गैया हैं, इनका मतलब स्तनधारी जो जीव हैं इनका विस्तार हुआ था। तो याद रखेंगे मतलब जो रेप्टाइल हैं उनसे स्तनधारी, मतलब आप भी आ जाते होंगे उसमें, ठीक है, मतलब आपको तो बहुत बाद में आए हुए होंगे, मतलब स्तनधारी जितने भी जीव होंगे उनका विकास हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे स्तनधारी जीवों का विकास रेप्टाइल से स्तनधारी जीवों का विकास हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए जुरैसिक कल्प की विशेषताएं क्या होती हैं। स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार और प्रकार का बहुत विस्तार हुआ था, मतलब जो आपका डायनासोर है इसी में आए थे। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव हुआ था। डायनासोर के प्रभुत्व का कल्प यही बोला जाता है। जुरासिक एक मूवी भी बनी है। भारत में अवशेष राई योली गुजरात में, वारा शिमला पहाड़ी, ठीक है, मतलब भारत में कहाँ कहाँ से जुरासिक के अवशेष मिलते हैं। राई सोल गुजरात में मिलते हैं और एमपी में मिलते हैं, वारा शिमला पहाड़ी में एमपी में। क्रेटियस कल्प कौन सा है। प्रमुख विशेषता खरिया मिट्टी का जमा हुआ था। निर्माण अत्यधिक सक्रिय था। रॉकी इंडीज आदि पर्वतों का तथा पनामा कटक की उत्पत्ति। तो रॉकी इंडीज जो है इसी क्रेटिशियस काल में हुए थे। अब देखिए ये तो आपका थोड़ा सा आपको लगा होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ये सब मतलब मैं भी तब भी इसको क्या किया, अभी आप उसमें पढ़ेंगे घटनाचक्र में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन तब भी मैंने मैप के थ्रू इसको बनाया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे या 2 की स्पीड में और वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब एक लास्ट वाला टॉपिक बचा है, चट्टाने और रॉक्स जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आग्नेय चट्टाने की बात करते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक की बात करते हैं। तो इग्नियस रॉक की बात करते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा बाह्य लावा से होता है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो पहले जब अगर किसी शैल का निर्माण होता है तो आग्नेय आग्नेय आग से ही समझ लीजिए कि जब ये आग नीचे लावा निकलता है या नीचे जमा हो जाता है, क्योंकि जब जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गम होता है तो ज्वालामुखी का कुछ पार्ट तो बाहर निकल जाता है, जो जमा हो जाता है, कुछ पार्ट उसी दरारों में फंस जाते हैं, ठीक, इसी दरारों में जम जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते, इसी मतलब ज़मीन की दरारों में ही जम जाते हैं। तो वहाँ भी रॉक मिलते हैं। तो नीचे ज़मीन खोदते होंगे, देखिए रॉक मिलते हैं, वो जमे हुए रॉक होते हैं ज्वालामुखी के, ठीक है, मतलब लावा के ज्वालामुखी जो जमता है वो मतलब ज्वालामुखी जो होता है वो अंदर भी जमता है और बाहर भी जमता है। तो ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, याद करिए ऐसा होता ही है, ठीक है। अब देखिए जो आग्नेय शैवाल होते हैं पहले यही बनते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक कहते हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय होता है तो पहले प्राथमिक यही होते हैं। ये रवेदार होते हैं, परतों का अभाव इसमें होता है, पूरा जीवाश्मों का अभाव होता है। जीवाश्म कैसे अभाव होगा, इतना आग्नेय मतलब आग, ये इसमें कोई जीव रह पाएगा। सोच लीजिए कि अगर इसमें इतना टेम्परेचर, ज्वालामुखी का टेम्परेचर अगर 100 किलोमीटर दूर रहेंगे तब भी वहाँ पर उसका वो मतलब लगेगा गर्मी की, हाँ कुछ वहाँ पर अगर ज्वालामुखी फटा है, ठीक है, तो तब भी उसका वो मतलब प्रभाव रहता है, ठीक है। आप सबको नहीं पता होगा, मतलब किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होती, हमारे यहाँ भूकंप की क्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब इटली में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, इटली गढ़ माना जाता है ज्वालामुखी क्षेत्र का, ठीक है, तो गढ़ मतलब जोन ही माना जाता है, ठीक है। देखिए रवेदार परतों का अभाव, पूरा जीवाश्मों का अभाव। और देखिए प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय होते हैं। देखिए यही पूछा जाता है कि कौन कौन से इसके प्रकार, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय प्रकार के ये होते हैं। संबंध क्या होता है, प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, ठीक है, मतलब अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें, इग्नियस रॉक की बात करें तो ये ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अन्य नाम प्राथमिक शैल होता है। उदाहरण क्या होता है अगर ये मतलब आग्नेय चट्टान की, तो ग्रेनाइट होता है, गैब्रो होता है, बेसाल्ट होता है, पेगमेंटाइट होता है, ज्वालामुखी ब्रेसिया होता है, टफ होता है, ठीक है। तो ये सब इसी के हैं, ठीक है। तो ये देखिए इग्नियस रॉक के सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मैप दिखा दिया फिगर, ताकि आपको याद, ये जो आपको लिखा गया ये पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, चाहे वो याद रखे चाहे नहीं, इसको ज़रूर याद रखिए।
ग्रेनाइट में जीवाश्म इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह एक आग्नेय चट्टान है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेनाइट में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान है, कहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, इतना टेम्परेचर होता है, जीवाश्म का कोई भी जीव नहीं रह पाएगा। जीवाश्म मतलब जीव, तो जीव कहाँ उसमें होगा जहाँ पर टेम्परेचर होगा हाई। अवसादी शैल विशिष्ट तथ्य, सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करते हैं, सेडिमेंट्री तो निर्माण की प्रक्रिया के शिलीभवन निर्माण की प्रक्रिया अवसादी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं और रवेदार नहीं होते हैं। ठीक है, इधर क्या कहा गया था, ये रवेदार होते हैं आग्नेय चट्टानें, लेकिन जो अवसादी होते हैं ये रवेदार नहीं होते हैं। ठीक है, यांत्रिक रूप से उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, सेल, लोए, सिल्ट, डोलोमाइट। याद रखिए डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है, ये अवसादी, ये यूपीपीसीएस यूकेपीसी 2021 में पूछा गया था, डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो ये किस प्रकार की अवसादी प्रकार की चट्टान है या परतदार चट्टान है, क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। ठीक, कहाँ पर, जल में निर्मित होती है। परतदार चट्टानें होती हैं जो जल में निर्मित होती है, एक परत जमी, फिर एक परत आके जमी, फिर एक परत जमी, एक परत फिर आके जमी। तो ये देखिए जब नदी सूख जाती है तो आपको परत परत मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए ये परतदार चट्टान है। रासायनिक रूप से निर्मित सिंग पत्थर, हेलाटाइट, चूना पत्थर और पोटास आदि, ये सब रासायनिक रूप से निर्मित है। रूपांतरित सेल क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। जो कि कौन सी, रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के परिवर्तन के, अन्य जो चट्टानें होती हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, तो उसी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक के परिणाम फलस्वरूप, चाहे वो वायु के, चाहे ताप, दाब, कुछ भी रासायनिक क्रिया, ठीक है, उससे जो निर्मित होती है वो लास्ट में रूपांतरित शैलें निर्मित होती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब देखिए समांतर ताप और दाब और रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी शैलें शैल के रूप में फलस्वरूप यह परिवर्तित होती है। ठीक है, अन्य नाम कायांतरित शैल भी इनको कहते हैं। पुनः रूपांतर, जब रूपांतर शैल का पुनः रूपांतरण हो जाए तो रूपांतरित। ठीक है, अब देखिए आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी, अगर मैं कुछ आग्नेय चट्टानें ले लूँ, कहूँ कि इससे कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा, इग्नियस रॉक ले लूँ, इससे कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा, तो आप कहेंगे जो ग्रेनाइट अगर लेंगे तो उससे नीस बनेगा, बेसाल्ट लेंगे सिस्ट बनेगा, अगर बेसाल्ट से एम्फीबाइट भी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अवसादी चट्टान अगर मैं ले लूँ तो कौन कौन से चट्टान कौन कौन से बनेंगे, तो सेल से सैलेड बनेगा। ठीक, अवसादी सेल है ना, इससे सैलेड बन जाएगा रूपांतरित होकर। चूना पत्थर से अगर रूपांतरित करके संगमरमर बन जाता है। अगर बलुआ पत्थर लेते इसको रूपांतरित करते क्वार्जाइट बन जाता है। चाक और डोलोमाइट लेते हैं जिससे रूपांतरित करके संगमरमर बन जाता है। कांग्लोमीरेट लेते हैं जिससे रूपांतरित करके नीस बन जाता है। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैल स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, गैब्रो, स्प्रेंटाइल। देखिए रूपांतरित चट्टानें भी कुछ होती हैं जो क्या कहती हैं, स्लेट, जो जैसे स्लेट, फाइलाइट, गैब्रो, ये रूपांतरित, इनसे भी रूपांतरित होकर बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रूपांतरित चट्टानें फिर रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टानें नहीं बनेंगी। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें भी रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं, जैसे स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, गैब्रो से सर्पेंटाइन, ये बन जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जितना भी लगभग आज थोड़ा सा टफ टॉपिक रहा होगा आप सबके लिए। ठीक है, लेकिन हमने इसको आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब जो जितने भी आपके पोर्शन आएंगे वो सब सिंपल पोर्शन है, बहुत इजी टॉपिक हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के, चाहे ज्वालामुखी, चाहे भूकंप ले लिए जाए, चाहे महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप है उसको भी आएंगे, आगे आने वाला टॉपिक है। ठीक है, या घास के मैदान या बिंड देख लेते हैं कहीं, तो वो सब जितने भी टॉपिक हैं आप सब देखे होंगे, सब कुछ सिंपल ही टॉपिक होगा। तो इसी महीने में मैं सोच रहा हूँ कि आपका कंप्लीट कर दूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस महीने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करके अगले महीने में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग 10 दिन तो लगेगा। ठीक है, तो मतलब मैं पूरी, आपका ये अगस्त चल रहा है, सितंबर तक पूरा कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट्स देने की सोच रहा हूँ। ठीक है,
और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ आप सब इतना करिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक यही सब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।